हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आज का जो बजट पारित किया गया है उस बजट के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारत की वित्त मंत्री श्रीमान निर्मला सीतारमण ने जो बजट पारित किया है वो निम्न प्रकार से है। सामाजिक न्याय, 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसानों के ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें सबसे पहले गरीब कल्याण, देश का कल्याण। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीब से बाहर आने की मदद की है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, इससे सरकार को 2.7 करोड़ लाख रुपए की बचत हुई है। और पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। यह सबसे बड़ी बात है देश के लिए। पीएम जन में योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के विकास पर जोर। और ये जो एक और अभी चल रही योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को, शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद। और दूसरे नंबर पे आता है अन्नदाता का कल्याण, किसानों का कल्याण। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध करवाई गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया, इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद। और तीसरा जो जोर दिया गया है नारी शक्ति पर, और 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो कि दुनिया में सबसे अधिक इंडिया के अंदर है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। और चौथा प्रमुख वर्ग आता है, वो आता है पीएम आवास योजना, जो कि गांवों के लिए प्रतिबंधित। कोविड संबंधी चुनौती के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। उसके साथ साथ छत पर सौर, जो अभी एक योजना और चल रही है, रूफ टॉप सोलराइजेशन, छत पर सौर प्रणाली लगाना और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर लगने से 1 करोड़ परिवार वे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत का अनुमान। और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए। रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकरण योजना के 2.7 लाख स्वयं योजनाओं समूह एसएचजी और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार, इसके अंदर भी बहुत कुछ रखा गया और ज्यादातर जोर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला स्थान रखा गया है कि बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय और परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर 11,111 करोड़ रुपए
किया जा रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.4% रहेगा। और उसके साथ साथ रेलवे केंद्र लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई। खनिज ऊर्जा एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा पतन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाले गलियारा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों से अनुरूप बदला जाएगा। और उसके बाद में आता है विमान क्षेत्र के अंदर। देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमान कंपनियों 1100 से अधिक नए विमान के लिए ऑर्डर दिए। हरित ऊर्जा वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के क्रमशः नेचुरल गैस सीएनजी और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण का अनिवार्य किया जाएगा। पर्यटक क्षेत्र के अंदर भी बहुत ही अच्छे कदम उठाए, जिनको राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटकों का संपूर्ण विकास शुरू करने के लिए उनको दी गई। और उसके बाद निवेश वर्ष 14 से लेकर 23 के दौरान एफडीआई के अंतर्गत 596 अरब डॉलर रहा, जो कि 2000 वर्ष 5 से 2014 के दौरान हुई एफडीआई अंतर्प्रवाह मुकाबले हैं। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। राज्य सरकारों द्वारा पड़ावों के सुधार के लिए 5 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान में प्रस्ताव। उसके बाद आता है संशोधन अनुमान आरडीए 2023-24। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए हैं। 30.3 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति एक अनुमानित से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारिक को दर्शाता है। उसके बाद आता है बजट अनुमान 2023-24। उधारी से इतर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय 30.80 लाख करोड़ रुपए हैं और 47.66 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखा जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान। वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और उसके बाद भाग ख आता है, जिसके अंदर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जिसमें वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों को मौजूदा दरों पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। इसमें ज़्यादा खास सुधार नहीं किए गए, जो पहले थे वही है, और नहीं तो इसमें कुछ जोड़ा और नहीं कुछ ही हटाया। और उसके बाद जो अप्रत्यक्ष कर, वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों को आयात शुल्कों के वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। तो इसी के अंदर जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है, उनको उन्होंने छेड़ा भी नहीं है। जो पहले था वो वैसा ही बना। जीएसटी से व्यापार और उद्योगों पर अनुपालन बोझ कम हुआ। ये सब इस चीज की बातें थी। और उसके बाद आती हैं करदाता सेवाओं की उपलब्धि।
जिन्होंने कर वालों के लिए क्या सरकार ने बजट के अंदर पारित किया है। कर रिटर्न प्रोसेस करने और औसत समय सीमा 2023-24 के 93 दिन से घटकर 10 दिन रह गई। बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरुआत की गई। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47% घटकर 71 घंटे रह गया। एयर कार्गो परिसर में 28% घटकर 44 घंटे रह गए। समुद्री बंदरगाहों में 27% घटकर 85 घंटे रह गया। अर्थव्यवस्था तब और अब। वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी। निवेश आकर्षित करना, बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना, लोगों में उम्मीद जगाना। सरकार राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना के साथ ही अब ये देखने को उचित समय वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और वर्ष 2024 अब कहाँ है। वित्त मंत्री सरकार के इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम के लिए छत पर सौर प्रणाली लाई जाएगी। इसके साथ साथ सार्वजनिक जो परिवहन है, परिवहन के अंदर क्या कुछ बदलाव किए हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ हरित ऊर्जा के अंदर सरकार ने क्या कुछ लिखा है। वर्ष 2070 तक नेट जीरो से लेकर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में निम्नलिखित उपायों को प्रस्ताव किया। 1 गीगावाट की शुरुआत क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावनाओं को हासिल करने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निहितता की व्यवस्था की। वर्ष 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस मेथनॉल स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंबस्टेंट मतलब सीएनजी और घरेलू प्रयोजन गैस के लिए पीएनजी और सीबीजी के चरणबद्ध तरीके से मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। ये सरकार की नीति है हरित ऊर्जा के प्रति। और उसके बाद विद्युत वाहन इकोसिस्टम, इस संबंध में वित्त मंत्री ने क्या किया। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए ये कहा कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए बड़े स्तर पर ई बसों का भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। और उन्होंने कहा हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार करेगी और इसको मजबूत और सुदृढ़ीकरण करेगी। और जैव विविधता और बायो फाउंड्री के प्रति क्या कुछ लिखा है। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया। ये योजना प्राकृतिक रूप से सड़नशील बहुलक और जैव प्लास्टिक बायो फार्मास्यूटिकल्स और बायो एग्री इनपुट जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराएगी। जिन्होंने ये योजना आज के उपयोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सृजनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में बदलने में मदद करेंगे। और निर्मला सीतारमण ने जो महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखा और महिलाओं के लिए इस बजट के अंदर एक अलग तरीके से उनको एक पहचान दी गई है। लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को
2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा के अंतरिम बजट 2024-25 में पेश करते हुए एक घोषणा की कि लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह HNG सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इसकी सफलता से पहले ही करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरे के लिए एक प्रेरणा है। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी लक्ष्य बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया और उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सब काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, स्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। यह हर स्तर पर सभी जातियों और लोगों तक पहुंचेगा। सरकार 2047 तक देश की विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों की क्षमता को बेहतर और सशक्त बनाना होगा। तो यह सब था आज का बजट और इस बजट के अंदर बहुत कुछ लिखा है। इस बजट में भारत के इन किसानों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया।